नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द नेक्स्ट इंडिया यूट्यूब चैनल में। आज हम इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी शख्सियत की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि सच मायने में भारत के एक अनमोल रतन थे। हम उनकी जिंदगी के उन पन्नों को समझेंगे जो उनकी एक लाजवाब लेगेसी को डिफाइन करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा 9 अक्टूबर 24 का दिन याद कीजिए। एक ऐसी सिटी जो कभी सोती नहीं, हमेशा दौड़ती रहती है, मुंबई अचानक से रुक गई। फैक्ट्रियां बंद हो गईं, बड़े बड़े ऑफिसेज में काम थम गया और सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। और सबसे ध्यान देने वाली बात पता क्या है? ये सब किसी पावर हंग्री नेता या मीडिया के हेडलाइंस बटोरने वाले शख्स के लिए नहीं था। ये एक ऐसे इंसान को आखिरी सलाम था जिसने हमेशा अपना काम बहुत चुपचाप और पूरी ईमानदारी से किया। अर्ली स्ट्रगल्स एंड फाउंडेशन। इस शांत पर बेहद मजबूत शख्सियत की नींव आखिर कहाँ रखी गई थी? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1947 में जब पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, तब जरा सोचिए, एक 10 साल का बच्चा अपनी छोटी सी दुनिया को बिखरते हुए देख रहा था। उस बच्चे के पेरेंट्स का डिवोर्स हो रहा था, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी नेशनल न्यूज़ थी। स्कूल में बच्चे मजाक उड़ाते थे और घर आओ तो सिर्फ एक अजीब सी खामोशी होती थी। और ऐसे टूटे हुए माहौल में उनकी दादी नवाजबाई टाटा उनका सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आई। उन्होंने एक बहुत डीप लेसन दिया। उन्होंने कहा कि लोग तो बोलेंगे और तुम्हें तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, पर तुम कभी झुकना मत, हमेशा इज्जत से जियो। सच बताऊं तो ये एक ऐसी सीख थी जो उनकी आने वाली जिंदगी के हर तूफान में एक अनब्रेकेबल एंकर बन गई। फिर वक्त थोड़ा आगे बढ़ता है। 1955 में वो आर्किटेक्चर पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। वहां किसी को उनके टाटा होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई प्रेशर नहीं था। वहां उन्हें कैरोलाइन नाम की एक लड़की से प्यार हुआ। पर 1962 में जब उनकी दादी की तबीयत अचानक खराब हुई तो उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा। उसी वक्त इंडिया चाइना वॉर भी शुरू हो गई थी और कैरोलाइन के पेरेंट्स ने उन्हें इंडिया भेजने से साफ मना कर दिया। वो एक ऐसी सेपरेशन थी जिसने बिना किसी झगड़े, बिना किसी शोर के हमेशा के लिए दो लोगों की कहानी बदल दी। ग्राउंड लेवल टू लीडरशिप। खैर, 1962 में जब वो हमेशा के लिए वापस भारत आए, तब आखिर क्या हुआ? टाटा एम्पायर के इस वारिस के लिए कोई रेड कारपेट नहीं बिछाया गया था। आप मानेंगे नहीं, पर उन्होंने जमशेदपुर में बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर आकर काम किया। एक आम मजदूर की तरह अपने हाथों से लाइमस्टोन उठाया, बिना किसी कंप्लेन के, बिना किसी स्पेशल ट्रीटमेंट या शॉर्टकट की मांग किए। उन्होंने एग्जैक्टली वही किया जो उनकी दादी ने सिखाया था, अपना काम चुपचाप और ईमानदारी से करना। और ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट था। और इस टेस्ट में पास होने के बाद उन्हें नेल्को कंपनी की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उस वक्त प्रैक्टिकली डूब रही थी। उस टाइम पे लाइसेंस राज का जमाना था, बहुत सारी रुकावटें थीं, पर इसके बावजूद उन्होंने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। और देखते ही देखते सिर्फ 10 सालों के अंदर नेल्को का मार्केट शेयर 2% से उठाकर सीधा 20% तक पहुंचा दिया। एकदम गेम चेंजिंग मूव। फिर आया 1991। जेआरडी टाटा ने हॉस्पिटल के बेड से उन्हें पूरी 95 कंपनीज की बागडोर सौंप दी। जेआरडी अच्छी तरह जानते थे कि बोर्ड के जो पुराने लीडर्स हैं, वो इस नए चेयरमैन को बस एक कमजोर पपेट समझते हैं। पर उनका सिर्फ इतना कहना कि मुझे तुम पर भरोसा है, ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब उन पुराने और स्टबर्न लीडर्स को हटाने के लिए कोई पब्लिक झगड़ा, मड स्लिंगिंग या प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला और सिर्फ एक सिंपल सा नियम लागू किया, मैंडेटरी रिटायरमेंट। चेयरमैन के लिए एज लिमिट 75 इयर्स और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के लिए 65 साल, और वो भी बिना किसी एक्सेप्शन के। एक ही झटके में, बिना किसी शोर शराबे के, 3 दशक पुराना पावर स्ट्रक्चर आसानी से ढेर हो गया। द अल्टीमेट पोएटिक जस्टिस। अब आते हैं 1993 के उस दौर पर, जहां से एक बड़ा ही एम्बिशियस सपना शुरू होता है। एक ऐसी कार जो पूरी तरह से भारत में बनी हो, सिर्फ भारत के लोगों के लिए। जस्ट इमेजिन कीजिए, 1,15,000। जब 1999 में टाटा इंडिका लॉन्च हुई तो सिर्फ एक ही दिन में इतनी एडवांस बुकिंग्स आईं। उन सभी आलोचकों को एक ही बार में जवाब मिल गया जो उनका मजाक उड़ाते थे। हालांकि शुरुआत में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम जरूर आई थी, जिसकी वजह से उन्हें बाहर से मदद मांगनी पड़ी थी। और यहीं से आती है वो फेमस कहानी। 1998 में वो मदद के लिए फोर्ड के पास गए तो डिट्रॉइट में भरे मीटिंग रूम में उन्हें इंसल्ट किया गया। कहा गया कि जब कार बनानी नहीं आती तो ये बिजनेस शुरू ही क्यों किया। उस वक्त उन्होंने वहां कोई ड्रामा नहीं किया, वो चुपचाप रूम छोड़कर निकल गए। पर देखिए, ठीक 1 दशक बाद क्या होता है।
2008 में जब वही फोर्ड स्ट्रगल कर रहा था, तब टाटा ग्रुप ने उन्हीं की लग्जरी ब्रांड्स जैगुआर और लैंड रोवर को खरीद लिया। इसे कहते हैं पोएटिक जस्टिस। और वो डील कोई छोटा मोटा डील नहीं था, बल्कि पूरे 9,200 करोड़ रुपए का ऑल कैश डील था। एक सच्चा जेंटलमैन ऐसी ही जीत हासिल करता है। वो कभी रिवेंज की बातें नहीं करता, वो बस अपने काम से बोलता है और जीत कर दिखाता है। और बात यहां सिर्फ कार्स तक महदूद नहीं थी। उन्होंने इससे पहले दुनिया की जानी मानी टेटली टी को और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए में कोरुस स्टील को भी खरीदा था। सोचकर कितना प्राउड फील होता है कि जिन ब्रिटिशर्स ने भारत पर 150 साल राज किया, उनकी वो सभी आइकॉनिक ब्रांड्स आज एक्चुअली इंडियन हाथों में हैं। अ प्रॉमिस केप्ट। आइए अब इस एक्सप्लेनर में उनकी जिंदगी के एक बेहद पर्सनल और टचिंग हिस्से पर बात करते हैं। एक वादा जो उन्होंने इस देश के आम आदमी से किया था। बात है 2003 के एक बारिश के दिन की, जब उन्होंने एक स्कूटर पर भीगती हुई एक छोटी सी फैमिली को देखा और तब उनके अंदर एक नए सपने ने जन्म लिया। और वो सपना क्या था? सिर्फ 1 लाख रुपए की कार। दुनिया भर के इंजीनियर्स ने और मार्केट एक्सपर्ट्स ने इसे बिल्कुल इम्पॉसिबल और पागलपन कह दिया था। पर उनका ये पक्का मानना था कि एक आम परिवार के बाप के लिए अगर 1 लाख का वादा किया है तो उसे हर हाल में किसी भी कीमत पर पूरा करना ही होगा। इसी जुनून का नतीजा थी द टाटा नैनो। लेकिन ये रास्ता इतना आसान तो बिल्कुल नहीं था। वेस्ट बंगाल में नैनो की फैक्ट्री बन रही थी, पर लगातार पॉलिटिकल प्रोटेस्ट्स और रोड ब्लॉक्स ने अचानक काम रोक दिया। जब ऐसा लगने लगा कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तभी गुजरात के चीफ मिनिस्टर की तरफ से एक इन्विटेशन आता है और आपको यकीन नहीं होगा, वहां सिर्फ 1 मिनट के अंदर 1100 एकड़ जमीन फाइनल हो गई। रातों रात पूरी की पूरी फैक्ट्री शिफ्ट कर दी गई। द डार्केस्ट आवर, लेकिन जिंदगी के सबसे बड़े टेस्ट आना अभी बाकी थे। 26 नवंबर 2008, ये मुंबई के लिए, पूरे देश के लिए और उनके लिए भी सबसे अंधेरी रात थी, जब जमशेदजी टाटा द्वारा 1903 में बनाए गए टाटा एम्पायर के क्राउन ज्वेल यानी ताजमहल पैलेस होटल पर हमला हुआ। जब अंदर उनके अपने लोग, उनके एम्प्लॉयज़ और गेस्ट्स अपनी जान गंवा रहे थे, तब वो खुद लगातार 3 दिन तक उस होटल के बाहर शांति से खड़े रहे। जब हमला खत्म हुआ तो वो पहले मीडिया के पास कैमरा पर बोलने नहीं गए, बल्कि सीधे उन विक्टिम्स की फैमिली से मिलने जमीन पर गए। और जो उन्होंने किया ना, वो बिजनेस की पूरी दुनिया में शायद ही कभी देखा गया हो। एकदम अनप्रेसिडेंटेड। उन्होंने शहीद एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज को पूरी लाइफ टाइम सैलरी दी, उनके बच्चों की पूरी एजुकेशन कवर की, उनके सारे लोन्स माफ कर दिए और लाइफ टाइम फ्री मेडिकल केयर की सुविधा दी। और सबसे ध्यान देने वाली बात ही ये है कि ये डीपली कंपैशनेट मदद सिर्फ टाटा एम्प्लॉयज़ तक सीमित नहीं थी। आसपास के रेलवे वर्कर्स, ठेले वाले, वेंडर्स और जिन पुलिस वालों को नुकसान पहुंचा था, उन्हें भी ये सपोर्ट दिया गया। अ ट्रू इंडियन जेम। 2012 में आकर 75 साल की उम्र में उन्होंने वही मैंडेटरी रिटायरमेंट रूल अपने ऊपर भी बिल्कुल वैसे ही लागू किया और बड़ी शांति से पीछे हट गए। बाद में जब साइरस मिस्ट्री वाला पूरा सागा शुरू हुआ, तब भी उन्होंने अपनी वो साइलेंट डिग्निटी कभी नहीं छोड़ी। जब साइरस मिस्ट्री की ट्रेजिकल डेथ हुई, उन्होंने एक सिंगल शब्द नहीं कहा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि ऐसी लड़ाइयों में कभी कोई विनर नहीं होता। एक इंटरव्यू में उनसे किसी ने बड़ी हिम्मत करके पूछा था कि क्या आपको कभी लोनली फील होता है, तो उन्होंने बहुत जेन्युइनली हामी भरी थी। 4 बार वो शादी के बेहद करीब पहुंचे, पर हर बार कोई न कोई रुकावट आ गई। सोचकर देखिए, जिस इंसान ने लाखों फैमिलीज को सहारा दिया, अपना घर दिया, उस अकेले इंसान की अपनी कोई फैमिली नहीं थी जिसके पास वो शाम को घर लौट सके। पर अपने रिटायरमेंट के बाद भी वो लगातार आम लोगों से मिलते रहे, स्ट्रीट डॉग्स के लिए इंस्टाग्राम पर अपील करते रहे और आखिर में जाते जाते 10,000 करोड़ रुपए की एक आखिरी और बेमिसाल लेगेसी उन्होंने भारत के लोगों के लिए ये इतना बड़ा फाइनल डोनेशन छोड़ा। वो एक ऐसे बिलियनियर थे जिसने खुद अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, बस सब कुछ वापस देश को लौटाकर चले गए। तो दोस्तों, इस पूरी जोजहार और शांति से भरी जिंदगी का सार आखिर क्या है? सार यही है कि असली लेगेसी किसी मार्केट शेयर या बैंक बैलेंस से नहीं नापी जाती, वो तो उस इज्जत से नापी जाती है जो एक इंसान अपनी पीछे छोड़ जाता है। उनकी दादी ने उन्हें बचपन में ठीक यही सिखाया था और उन्होंने इसे अपने आखिरी दिन तक पूरी तरह से जी कर दिखाया। खैर, इस कहानी को समझने के बाद क्या हम लोग खुद से ये पूछ सकते हैं कि आखिर सच्ची दौलत है क्या? इस बारे में जरूर सोचिए। द नेक्स्ट इंडिया पर हमारे इस एक्सप्लेनर को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।